ये चैप्टर बीकॉम पार्ट 2 के लिए है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन। समापन, यहां समापन का क्या अर्थ है वो समझना जरूरी है। मुख्य रूप से जब कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, कंपनी लगातार हानि की स्थिति में रहती है, तो वह अंशधारियों को उसके द्वारा दिए गए अंश पर लाभांश नहीं दे पाती है। इसके साथ ही ऋण पत्रधारी को ब्याज की रकम भी नहीं चुका पाती। परिणाम स्वरूप अंशधारी, ऋण पत्रधारी एवं अन्य लेनदार कंपनी से अपने अपने भाग की रकम की मांग करना शुरू करते हैं। इस रकम का भुगतान करना कंपनी के लिए जब संभव नहीं हो पाता है, तो कंपनी अपने स्थिति से संबंधित आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसका मुख्य विषय होता है कि हमारे पास विद्यमान संपत्ति हमारे दायित्व से कम पड़ रहा है, हम संपत्ति बेचकर भी दायित्व का भुगतान नहीं कर सकते हैं। कंपनी के संचालक इस स्थिति के लिए अपनी ओर से एक आदमी की नियुक्ति करके कंपनी के हिसाब किताब की जांच करवाते हैं। न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए आदमी से जब हिसाब किताब की जांच करने के बाद स्थिति सही आकलन कर लिया जाता है, तो न्यायालय कंपनी के समापन की घोषणा कर देता है। समापन के उपरांत न्यायालय की ओर से एक व्यक्ति कंपनी के संपत्ति को बेचकर उसके दायित्व का भुगतान करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे समापक लिक्विडेटर्स कहते हैं। सभी हिसाब किताब के लिए लिक्विडेटर्स के द्वारा जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है उसे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट कहते हैं। उसे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट कहते हैं। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट के डेबिट भाग में रिसीप्ट आइटम और क्रेडिट भाग में पेमेंट आइटम को लिखते हैं। संस्था के पास इन हैंड या एट बैंक के रूप में जो भी अमाउंट विद्यमान होता है, रिसीप्ट भाग में बैलेंस बीडी के रूप में हम उसे लिखते हैं कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के रूप में। कैश एट बैंक के रूप में फिर एसेस्ट रियलाइज वैल्यू, संस्था के एसेस्ट को बेचकर क्या मिला है उसे लिखते हैं। मॉर्गेज एसेस्ट को भुगतान करने के बाद यदि कोई रकम बचा है तो उसे सरप्लस के रूप में लिखते हैं। शेयर होल्डर के पास यदि कोई रकम बकाया है
तो उसे भी वसूल करते हैं, जो कॉल्स इन एरियर के रूप में लिखा जाता है। ये रकम टोटल रिसीव मान लिया जाता है कि इसके बाद अब कुछ भी इस कंपनी के लिए रिसीव होने वाला नहीं है। इस रिसीव अमाउंट को एक क्रमवार रूप में भुगतान करते हैं, जिसमें सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस संस्था के द्वारा पेमेंट किया जाता है, लीगल एक्सपेंसेस। फिर कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन के बाद लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन को हम पेमेंट करते हैं। ये दो रूपों में होता है। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन परसेंटेज ऑन रियलाइज वैल्यू और परसेंटेज ऑन क्रेडिटर्स पेड वैल्यू, ये दो रूपों में होता है। परसेंटेज ऑन एसेस्ड रियलाइज वैल्यू और परसेंटेज ऑन क्रेडिटर्स पेड वैल्यू। कुछ स्थिति में प्रीफरेंस क्रेडिटर्स को लेके कमीशन निकालते हैं, कुछ स्थिति में प्रीफरेंस क्रेडिटर्स को छोड़ के कमीशन निकालते हैं। वो क्वेश्चन बनाते समय स्पष्ट होगा। इसके बाद डिवेंचर का हम पेमेंट करते हैं। डिवेंचर, इसके लिए हम ब्याज सहित पेमेंट करते हैं। एड इंटरेस्ट, जो भी टाइम पीरियड का ड्यूज है उसका ब्याज हम पेमेंट करते हैं। फिर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है। उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है। फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। इसके डिविडेंड का भी पेमेंट होता है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। इस पेमेंट के क्रम में यदि हमारा रकम डिवेंचर भुगतान करते वक्त ही खत्म हो जाए तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म माना जाएगा। इसके आगे का हम लेखा नहीं करेंगे। और कुल मिला के ये प्रोसेस है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाने का। लेकिन लिक्विडेशन कई रूपों में होता है, जैसे कंपनी के सदस्य की इच्छा से, न्यायालय द्वारा, लेनदार की इच्छा से, और जब कंपनी का समापन अनिवार्य हो।